हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 163 से लेकर सेक्शन 167 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। ये इस एक्ट के लास्ट सेक्शंस हैं और हमारी ये जो वीडियो है ये इस सीरीज की आखिरी वीडियो है। इसके पहले के एविडेंस एक्ट के हम सारे सेक्शंस कवर कर चुके हैं, वो वीडियो सारी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबैंडम के नाम से, वहां जाके आप इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो सेक्शन 163 है ये बात करता है कि मान लीजिए दो पार्टी हैं एक ट्रायल में। अब बी एक पार्टी है जिसके पोजेशन में कोई एक डॉक्यूमेंट है। ए ये कहता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट देखना है, तो ए समन कराता है बी से कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें क्योंकि इनको ये इंस्पेक्ट करना है। बी ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करता है इंस्पेक्ट करने के लिए। अब बी ये चाहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करने के लिए जो प्रोड्यूस किया गया था इसको एज एन एविडेंस एडमिट किया जाए। तो यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है इसको, और इस डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया जाएगा इन द कोर्ट। तो देखिए, इफ अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग समन्स अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी से डॉक्यूमेंट को समन करता है और इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद वो मना नहीं कर सकता है टू प्रोड्यूस इट एज एन एविडेंस इफ द अदर पार्टी प्रोड्यूसिंग द पेपर सो डिजायर्स द डॉक्यूमेंट सो डिजायर्स। अगर अगली पार्टी चाहती है कि वो जो डॉक्यूमेंट आपने इंस्पेक्ट करने के लिए मंगाया था उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो आप मना नहीं कर सकते। ओके, ये जो सेक्शन है ये केवल सिविल केसेस, ये केवल ना केवल सिविल केसेस में बट क्रिमिनल केसेस में भी अप्लाई होता है। देखिए, तो इस सेक्शन को फोर्स में आने के लिए, प्ले में आने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए? सबसे पहली बात, तो डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वायर्ड बाय दैट पार्टी टू बी प्रोड्यूस इन एविडेंस। ठीक है, द डॉक्यूमेंट शुड बी इंस्पेक्टेड बाय द अदर पार्टी, वो अदर पार्टी उसको इंस्पेक्ट भी करे। तीसरा, द पार्टी प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट शुड रिक्वायर द पार्टी कॉलिंग फॉर इट टू पुट इन द एविडेंस। ओके, तो अगर ये तीन इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो सेक्शन 163 विल कम इनटू प्ले एंड द अदर पार्टी कैन नॉट refuse to produce the document as an evidence. Okay, अब बात करते हैं हम सेक्शन 164 की। तो सेक्शन 164 ये कहता है कि मान लो ए और बी अगेन दो पार्टी हैं, ए ने बी से ये बोला कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और बी ने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। ठीक है, जो कि इसके पोजीशन में है। ठीक है, व्हेन एन अपोनेंट इन पोजीशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिफ्यूजेड टू प्रोड्यूस इट ऑन डिमांड, इसने अब प्रोड्यूस करने से मना कर दिया है। अब बाद में वो मान लो, अब जैसे कि मान लीजिए ये इसके पास प्राइमरी डॉक्यूमेंट था, अब ए कह रहा था कि प्रोड्यूस करो, बी ने प्रोड्यूस नहीं किया। अब ए जो है इसके कंटेंट को प्रूव करने के लिए मान लो कोई सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कोर्ट में ले आता है। अब जो बी है वो इस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डिस्प्रूव करने के लिए इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। ओके, ही इज आफ्टरवर्ड्स forbidden to produce the document to contradict other party's secondary evidence। इस डॉक्यूमेंट का जो सेकेंडरी एविडेंस दूसरी पार्टी ने दिया है, अब जो पार्टी जिसने मना किया था डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से, वो अब उस सेकेंडरी एविडेंस को अपने प्राइमरी एविडेंस से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाएगी। ये सेक्शन जो है एक तरीके से पेनाल्टी का काम करता है फॉर अनफेयर टैक्टिक्स। कायदे से तो बी को प्रोड्यूस कर देना चाहिए था डॉक्यूमेंट, लेकिन चूंकि उसने नहीं किया है तो सेक्शन 164 विल कम इनटू प्ले एंड विल पनिश हिम। ओके, फॉर एग्जांपल ए ने ए ने बी को सू किया ऑन एन एग्रीमेंट और बी को नोटिस दिया कि आप उसे प्रोड्यूस करो। ट्रायल पे ए ने बुलाया डॉक्यूमेंट, बी ने नहीं उसे लेके आया ना। ए ने जो क्या किया, सेकेंडरी एविडेंस दे दिया उसके कंटेंट का ना। बी सीक्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टू कॉन्ट्राडिक्ट द सेकेंडरी एविडेंस। अब बी चाह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट दिखा के सेकेंडरी एविडेंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर सके, लेकिन यहां पे ऐसा वो नहीं कर सकता है। ओके, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 164। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 165 की। तो देखिए, सेक्शन 165 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है जजेस राइट टू पुट क्वेश्चंस टू विटनेस। ठीक है, केस चल रहा है, केस में दोनों पार्टीज जो है वो एग्जामिनेशन इन चीफ भी हो रहा है, वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो रहा है, री एग्जामिनेशन भी हो रहा है। ठीक है, विटनेस को बुलाया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है, सब हो रहा है। लेकिन जो सेक्शन 165 है ये जज के राइट की बात करता है कि जज भी विटनेसेस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस सेक्शन में लिखा गया है कि जो जज होगा वो क्वेश्चन किसी भी समय, किसी भी फॉर्म में
और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो या ना रिलेटेड हो। ओके, Therefore, where the judge is of the opinion, जहां पे जज को ये लगता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सही से नहीं हो रहा है और उसको उस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो जिस तरीके से अनफोल्ड हो चुके ट्रुथ, सच्चाई बाहर आ सके, उस तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो ना कि यहाँ पे केवल उसका राइट है, अधिकार है जज का, बल्कि उसकी ड्यूटी भी बनती है कि वो इंटरवीन कर सके और अपने क्वेश्चंस को पूछ सके। तो 165 क्या करता है? 165 रिकॉग्नाइज करता है जजेस का राइट, जज का राइट टू पुट क्वेश्चंस टू द विटनेस। ओके, एक केस था रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 165 पे कमेंट करते हुए बोला था कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब जज मस्ट सीज टू बी ए स्पेक्टेटर, केवल दर्शक नहीं रह जाना है उसको, और अ मेयर रिकॉर्डिंग मशीन। ही मस्ट पार्टिसिपेट इन द ट्रायल, उसको ट्रायल में पार्टिसिपेट करना होगा, उसको इंटेलिजेंट इंटरेस्ट दिखाना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पुट करने होंगे विटनेस से जिससे कि सच्चाई बाहर आ सके, लेकिन उसको ये सब अपने एक दायरे में रहते हुए करना होगा और काउंसिल का जो फंक्शन है उसके ऊपर ट्रेसपास नहीं करना होगा, और ना ही आप विटनेस को सच्चाई बाहर लाने के लिए उसे डरा सकते हैं या फिर उसे धमका सकते हैं। ओके, लेकिन अब देखिए, इसने जो हमारा सेक्शन 165 है, इसने जजेस को पावर तो दे दी है कि आप कोई भी सवाल किसी भी तरीके से किसी भी टाइम में पूछ सकते हो, चाहे वो रेलेवेंट हो चाहे ना हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन भी इस सेक्शन ने लगा रखा है। क्या लगा रखा है? कि अगर कोई भी पार्टी सेक्शन 121 से लेकर 131 के बीच में अलाउड है कि वो उस सवाल का जवाब ना दे, ओके, तो यहाँ पे जो जज होगा वो उससे सवाल नहीं पूछेगा। मतलब अगर वो प्रिविलेजेस में पढ़ रहा है सवाल, ठीक है, इट कम्स अंडर द प्रिविलेज, तो वहां पे विटनेस को कंपेल नहीं कर सकता है इवन जज अंडर सेक्शन 165 कि वो उसे कंपेल कर सके जवाब देने से। ठीक है, सिमिलरली जो जज होता है ही कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस जो कि इम्प्रॉपर बता दिए गए होंगे अंडर सेक्शन 148 या सेक्शन 149। 148 और 149 में अगर कोई सवाल ऐसा है जो इम्प्रॉपर लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो सवाल भी नहीं पूछा जा सकता। द जज कैन ऑल्सो नॉट वेव द प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द एक्ट, स्टेटेड इन द एक्ट। ओके, प्राइमरी एविडेंस को भी वेव नहीं कर सकता है, केवल उन्हीं तरीकों से वेव कर सकता है जैसा कि एक्ट में दिया होगा। अब ये जो सेक्शन है ये एक तरीके से सेक्शन 311 ऑफ सीआरपीसी को कॉम्प्लीमेंट करता है। सीआरपीसी ऑफ 311 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है कि यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है टू कॉल और रिकॉल द विटनेस एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स टू एग्जामिन हिम और कैन एग्जामिन एनी पर्सन प्रेजेंट in the court though not called as witness, or call or recall any person whose evidence in its opinion is necessary to the just decision of the case। तो मतलब यहाँ पे कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है कि विटनेस को वो कॉल कर सकता है, रिकॉल कर सकता है टू एग्जामिन या फिर किसी और पर्सन जो कोर्ट में प्रेजेंट है उसको एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, ये दोनों जो सेक्शंस हैं इनका यही ऑब्जेक्टिव है कि विटनेस का एग्जामिनेशन सही से हो और ऐसे हो कि वहां पे आप ट्रुथ को निकाल पाओ। ठीक है, बोथ सेक्शन इज इनेबल टू the court to arrive at the truth irrespective of the fact that the prosecution or defense has failed to produce some evidence, ठीक है, which is necessary for the just and proper disposal of the case। मतलब जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही होना चाहिए कि मुझे सच्चाई बाहर लानी है। अगर डिफेंस और प्रोसिक्यूशन अपना काम नहीं कर पा रहे हैं उस केस में सही पे, तो दायित्व किसके ऊपर आता है? दायित्व आता है जज के ऊपर कि वो इंटेलिजेंट सवाल पूछे विटनेस से और सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश करे। ही मस्ट नॉट रिमेन अ मेयर स्पेक्टेटर, ठीक है, और अ रिकॉर्डिंग मशीन। तो ये था हमारा सेक्शन 165। इसके बाद है सेक्शन 166। सेक्शन 166 ये कहता है कि जो भी प्रिविलेजेस सेक्शन 165 में एक जज को दिए गए हैं, ओके, वो अंडर 166 एक्सटेंड किए जाते हैं टू द ज्यूरी एंड एसेसर्स। लेकिन अब जो है चूंकि हमारे यहाँ ट्रायल बाय ज्यूरी रेलेवेंट नहीं है, होता नहीं है, तो ये सेक्शन भी अब रेलेवेंट नहीं रह गया है। इट हैज बिकम इररेलेवेंट फॉर आवर पर्पसेस। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं। ये डील करता है विद द टॉपिक ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, और ये सेक्शन ये कहता है कि मान लो कोई एक एविडेंस था, ठीक है,
उसको कोर्ट में एडमिट नहीं किया गया, या फिर कोई इम्प्रॉपर एविडेंस था जिसको कोर्ट में एडमिट कर लिया गया, तो केवल इस ग्राउंड पे आप पूरे केस को जो है इररेलेवेंट या फिर ये नहीं कर सकते कि आप केस के जो डिसीजन है उसको रिवर्स करा लें, ठीक है। तो सेक्शन सेज दैट इन केस ड्यूरिंग अ ट्रायल एनी इम्प्रॉपर एविडेंस हैज क्रीप्ड इन और सम रिलेवेंट एविडेंस वाज नॉट एडमिटेड, मतलब कोई इररेलेवेंट जो एविडेंस है या तो उसको ले लिया गया है या फिर किसी रेलेवेंट एविडेंस को नहीं लिया गया है, तो केवल वो एक वैलिड ग्राउंड नहीं बन जाएगा अपने आप में कि वो उस ट्रायल को विशिएट कर पाए या फिर उसके डिसीजन को रिवर्स कर पाए, ठीक है। ये केवल उन केसेस में हो सकता है जहां पे कोर्ट को ये लगे कि ये जो एविडेंस जो ले लिया गया है, इम्प्रॉपर एविडेंस जो ले लिया गया है या फिर जो प्रॉपर एविडेंस जिसको नहीं लिया गया है, इसके अगर नहीं करते हम, ये अगर नहीं हुआ होता और हम सही से अगर चले होते कोर्ट में, केवल प्रॉपर एविडेंस को लिया होता, इम्प्रॉपर को नहीं लिया होता, तो डिसीजन शायद बदल जाता। तो अगर कोर्ट को यह लगता है कि ये ना होने से इसके ये अगर चीज नहीं होती तो हमारा डिसीजन बदल सकता था, तो केवल उस केस में जो है कोर्ट जो है वो डिफरेंट जजमेंट पास कर सकती है, वरना ये जो है एक ग्राउंड नहीं बनता है फॉर द रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन द केस। ये सेक्शन भी दोनों सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लागू होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एविडेंस एक्ट आज कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमने सारे सेक्शंस जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एविडेंस एक्ट के कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो हमारा सीरीज थी कि आपके लिए सेमेस्टर एग्जाम्स और आपकी जो जुडिशियल एग्जाम्स हैं दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाई गई थी और ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। अगर आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। आपको यहाँ पे लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रिसेंट जो केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। एविडेंस एक्ट के अलावा हमने सीआरपीसी को भी कवर कर रखा है हमारे चैनल पे, और इसके अलावा भी और सारे वीडियोस हम बना रहे हैं, ओके। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।